आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सुनते हैं, डेटा ड्रिवन इकोनॉमी की बात सुनते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो ये सारा जो डेटा क्रिएट होता है, देन स्टोर होता है, देन रिप्रोड्यूस होता है, देन ऑर्गेनाइज होता है, तो ये सारा डेटा सेंटर के अंदर हो रहा है। तो आज आप जो एक फ़ोन आपस में इस्तेमाल करते हैं, तो एक जो क्लिक ऑफ वन टच है ऑन एक्चुअली आपके सेल फोन, वो भी एक डेटा जनरेट कर रहा है। और आप जो कुछ की यूज़ कर रहे हैं अपनी नोटबुक पे, वो भी डेटा जनरेट कर रहा है। एक्चुअली आप एटीएम पे गए हैं तो आपने एक डेटा जनरेट कर दिया जिसकी एक रिकॉर्डिंग चाहिए, बिकॉज वो फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे चले जाए, यूटिलिटी यूज़र है वो बिलिंग को नोट कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस भी कहीं से राउट होकर मैनेज होकर आ रही है। तो आज हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी वाईफाई पे है। मेरे घर की सिक्योरिटी वाईफाई पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कैमरे क्लिक करके मैं अपने देखता हूँ या मेरे वाईफाई कैमरास लगे हैं, तो वो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी उस पर डिपेंडेंट है। इवन अगर मेरा सिस्टम ड्रिवन है, वो डेटा एनालिसिस करके मैसेज भेजता है, तो वो किसी जगह से आ रहा है, तो वो डेटा सेंटर से आ रहा है और उस वाईफाई से वहाँ तक पहुँचेगा। डेटा सेंटर डाउन है, वहाँ से वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। मेडिकल में ये यूज़ हो रहा है, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी वहाँ सिचुएशन। प्रॉबली हमें टियर 4 के डेटा सेंटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसी जगहों के ऊपर होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटा सेंटर की, और डेटा सेंटर के अंदर ख़ास तौर पे हम बात करेंगे सर्टिफिकेशंस डेटा सेंटर की क्यों ज़रूरी होती है, कमर्शियल डेटा सेंटर के लिए क्यों ज़रूरी होती है, और कॉर्पोरेट लेवल पे जब हम डेटा सेंटर बनाते हैं तो उसमें हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। आप जो है ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो आपने देखी होगी डेटा सेंटर से रिलेटेड। मुनीफ ख्वाजा ने बहुत ही डिटेल में डेटा सेंटर के बारे में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमें जो है वो बताई थी, और इन्फॉर्मेशन जो कि वो नाकाफ़ी थी, क्योंकि डेटा सेंटर का जो सब्जेक्ट है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आज हम इसको जो है थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करेंगे और एक एक चीज़ को हम स्टडी करेंगे कि सर्टिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और सर्टिफिकेशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम मुनीफ साहब, क्या हाल है? खैर से? लास्ट वीडियो आपकी बहुत अच्छी गई माशाल्लाह। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स ने जो है हमें अप्रोच किया और बहुत तारीफ़ भी की कि बहुत कम टाइम में हमने डेटा सेंटर की जो एक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने उसको लोगों से शेयर करने की कोशिश करी। आज हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि डेटा सेंटर की जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो कॉर्पोरेट लेवल पे क्या काम करती हैं और किस तरह से कमर्शियल डेटा सेंटर में उसकी ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल। आप बहुत सारे लोग डेटा सेंटर में ये सुनते होंगे कि लोग ये बात करते हैं कि हमें रेटेड 3 टियर 3 डेटा सेंटर्स, ये बड़ी कॉमनली, या कहते हैं कि यार हमें लेवल 3 डेटा सेंटर चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सी लोग ये सुन रहे होते हैं तो वो ये ख्याल करते हैं कि वो इसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते कि ये इससे इसका मतलब क्या होगा, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी बड़ी कॉमनली यूज़ है और कई दफ़ा वो लोग भी इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हकीकतन ये जानते ही नहीं है कि ये किस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पहले तो एक बात आपको बताना ज़रूरी है हमारे नाज़रीन के लिए भी कि सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड, ये दो चीज़ें हैं जो इस वक्त इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। ये दोनों थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका मतलब ये है कि अगर आप उसको मुताबिक अपनी कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए लाजमी है कि आप उसको उसी तरीके से पूरी तरह से इस्तेमाल करें और उनके मुताबिक हर चीज़ को उसके मुताबिक डालें। जो गाइडलाइंस हैं, या जो गाइडलाइन आप समझिए कि एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन जो भी सर्टिफाइड बॉडीज़ हैं इधर वो स्टैंडर्ड्स के लिए हैं या वो गाइडलाइंस के लिए हैं। तो आप जब उनके स्टैंडर्ड्स को या गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे तो उन्हीं की सर्टिफाइड बॉडीज़ उसको सर्टिफाई करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप डेटा सेंटर बनाने जा रहे होंगे आपको उनके मेयार के मुताबिक बनाना होगा। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो सर्टिफिकेशंस हैं या ये जो गाइडलाइंस हैं ये किन चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं। तो अगर ये आप जो रेटेड 3 या टियर 3 बहुत कॉमनली टर्म यूज़ होती है, तो ये दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो वैसे तो कुछ और भी स्टैंडर्ड्स हैं जो डेटा सेंटर में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में या दुनिया में जिन पे बहुत ज़्यादा बात होती है वो TIA 942 स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि रेटेड 3 या रेटेड 2, रेटेड 1 और रेटेड 4
के तौर पे डेटा सेंटर्स को कैटेगराइज करते हैं, और अप टाइम इंस्टीट्यूट है जो कि फिर आपको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के ऊपर रेटिंग्स के ऊपर डेटा सेंटर्स को सर्टिफाई करता है। सो इन ये दोनों, इसके अलावा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि EN 500 5600 है जो कि यूरोप और कुछ कंट्रीज़ इस्तेमाल करती हैं। बिग सी एक और सर्टिफाइड बॉडी है जो इन स्टैंडर्ड्स को साथ लेकर रखती है, और एक ISO का स्टैंडर्ड 77723 भी है जो कि डेटा सेंटर्स पे इस्तेमाल होता है। लेकिन पाकिस्तान में आपको ज़्यादा टीयर का लफ्ज़ सुनने में मिलेगा जो कि अप टाइम की प्रॉपर्टी है, या फिर आप आजकल TIA 942 से रेटेड स्टैंडर्ड्स का सुनने में मिलेगा। ये दोनों जो हैं ये क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखते हैं डेटा सेंटर से। अब क्रिटिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद जो है वो है आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम डेटा सेंटर्स का, और आर्किटेक्चरल सिस्टम ऑफ डेटा सेंटर। ये मेन एरियाज़ हैं। अगर आप अप टाइम की बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के ऊपर है। जो अप टाइम है वो इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करता है, और कुछ थोड़ी सी बात सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी होती है। लेकिन जो TIA 942 है वो 4 एरियाज़ के ऊपर फोकस करता है। तो वो अगर आप देखें तो एक बड़ा आसान लफ्ज़ उन्होंने इसके लिए क्रिएट किया है, टीम। सो T से मतलब टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, E से इलेक्ट्रिकल, A से आर्किटेक्चरल और M से मैकेनिकल। तो वो ये 4 एरिया पे फोकस करता है, और अब उसके साथ सेफ्टी सिक्योरिटी इसी के अंदर इस्तेमाल आ जाती है। तो इनका फोकस इन 4 एरियो के ऊपर है, और ये इन 4 चीज़ों के बारे में ही अपनी फिर तजावीज़ देते हैं, और उसके मुताबिक ही डेटा सेंटर को सर्टिफाई करते हैं। और अप टाइम जो है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हुए उसके मुताबिक इनको करता है। तो ये तो इनके आपको समझने के लिए ज़रूरी था कि स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस क्या हैं, कौन सी बॉडीज़ ये करती हैं, और ये किस एरिया के लिए बात कर रही हैं। अब इससे आगे जाके जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रेटेड और टीयर स्टैंडर्ड को करने का मतलब क्या है कि आप 1, 2, 3, 4 पे जाएंगे। तो मिनिमम लेवल 1 है, इधर वो टीयर हो या रेटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हो एक बॉडी, और मैक्सिमम लेवल 4 है। अब ये 1 से 4 तक के जो लेवल है या जो दर्जात है ये एक्चुअली डेटा सेंटर की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि आपका डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिर क्रिटिकल फिजिक्स वो कितना अवेलेबल है, आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, और उसमें कोई ख़राबी आने की या उसके बंद होने के चांसेस क्या हैं। तो पहले 2 लेवल जो हैं वो नॉर्मली ऐसे बिज़नेस के लिए ज़्यादा मुफीद हैं जिनका IT पे रिलाई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऐसे बिज़नेस जिनका IT के ऊपर रिलायंस बहुत ज़्यादा है फिर वो 3, और जिनका हद से ज़्यादा है वो 4 तक के दर्जे को या स्टैंडर्ड को या रेटेड को अपनाने जाते हैं। अब 1 और 2 का मतलब यह है कि मैं एंड सिस्टम की बात होती है। एंड सिस्टम का मतलब यह है कि मेरा एक डेटा सेंटर है, उसमें मेरे पास एक UPS है और उसमें मेरे पास एक कूलिंग है। अब अगर मेरा UPS ख़राब हो जाता है तो मेरा सिस्टम बंद हो सकता है, मेरा कूलिंग यूनिट ख़राब हो जा सकता है तो मेरा सिस्टम बंद हो सकता है। अच्छा, अगर तो मुझे IT सिस्टम और उसको बंद होने में लग से आधा घंटा लगता है, दोबारा ठीक होने में, या इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मेरा बिज़नेस अगर उससे बहुत मुतासर नहीं होता तो मैं सिर्फ, और मेरा 7/24 आवर 365 डेज़ का इसका इस्तेमाल नहीं है, तो मेरे लिए ये सफिशेंट है। तो कोई बहुत स्मॉल या होम ऑफिस कोई ऐसा है जिसकी इस पर रिलायंस नहीं है, वो इस तरह के सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है। अब लेवल 2 या रेटेड 2 का मतलब जो है बेसिकली वो ये है, या टीयर 2 का, कि मेरा जो रिडंडेंसी है सिस्टम में, रिडंडेंसी कैसे है कि मेरा जो UPS है वो N+1 है। इसका मतलब अगर मेरा UPS ख़राब होगा तो मेरे पास एक दूसरा UPS अवेलेबल है, और मेरे फिर इसका मतलब यह है कि अगर खराबी होती है तो मेरा सिस्टम बंद नहीं होगा किसी हद तक।
अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, और लेकिन अब आज जैसे डिजिटाइज हो गया है वर्ल्ड सारा, और डिजिटाइज होता जा रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स आते जा रहे हैं, और सबका रिलायंस जो है अब वो इवन वो फाइनेंशियल सेक्टर्स हो, आपकी बाकी होने वाली ट्रांजैक्शंस हो, वो सब ऑनलाइन हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि मेरा जो बिज़नेस है वो रिलाई करता है कि मैं हर वक्त अवेलेबल रहूँ और मेरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो फिर वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इदारे, ऐसी कंपनियां या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सारी की सारी फिर कोशिश करती है कि वो कम से कम रेटेड 3 या टियर 3 के मुताबिक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अब इसका मतलब ये रेटेड 3 या टियर 3 का मतलब ये है कि वो इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट मेंटेनेबल। कॉन्करेंट मेंटेनेबल का मतलब आसान ज़ुबान में ये है कि मेरे सिस्टम में रिडंडेंसीज अवेलेबल हैं। अगर मेरे सिस्टम को मेंटेनेंस करनी है तो मुझे सिस्टम बंद नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास मैंने जैसे बात की पावर की, यूपीएस की, या मैंने बात की कूलिंग की और कूलिंग की एयर फ्लोज वगैरह की, तो अगर मुझे किसी कूलिंग यूनिट पे काम करना है तो मुझे सिस्टम डाउन नहीं करना पड़ेगा। अगर मुझे पावर के सिस्टम पे काम करना है तो मुझे सिस्टम डाउन नहीं करना पड़ेगा। मुझे बैटरी बढ़ानी है, कम करनी है, जनरेटर चेंज करना है, कोई ऐसा काम करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मुझे सिस्टम बंद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्करेंट मेंटेनेबल, और ये दोनों तरफ इस्तेमाल हो रहा है। इधर वो अप टाइम हो, या वो हम बात करें TIA 942 की, या इससे आगे चल के यूरोपियन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, या ISO स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो डेटा सेंटर, तो ये चीज़ सब में मुश्तरक। थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है, कोई 2 चीज़ें ज़्यादा कर लेगा, कोई कम कर लेगा, लेकिन बुनियादी चीज़ यही है। और हम जब यहाँ से जो सबसे बड़ा दर्जा है जो या लेवल है वो रेटेड 4 और टियर 4 का, वो उसको हम फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम कहते हैं। अब फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम का मतलब यह है कि सिस्टम में अगर एक फॉल्ट आएगी तो भी सिस्टम, यानी मेंटेनेंस वाले में क्या था कि वो प्लान्ड एक्टिविटी है। अब हम बात करें कि कोई अनप्लान्ड कोई इवेंट आ जाता है और मेरा कूलिंग यूनिट फेल कर गया, या मेरा पावर सिस्टम फेल कर गया, या मेरा एक जनरेटर फेल कर गया, इन में से अगर कोई फेल कर, मेरा फिर भी सिस्टम के साथ रिडंडेंसी अवेलेबल है, और हर सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम का बैकअप मौजूद है। तो मेरा सिस्टम जो है वो फंक्शनल रहेगा, मेरा डेटा सेंटर में डाउन टाइम नहीं आएगा। एक बात और ज़हननशीन करने की है कि ये जो हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी, इसमें 2 तरह के कंपोनेंट शामिल हैं। एक को कहते हैं बेसिकली कैपेसिटी कंपोनेंट, और दूसरों को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट। अब कैपेसिटी कंपोनेंट क्या है? यूपीएस इज अ कैपेसिटी कंपोनेंट, जहां आप उसका साइज डिटरमिन करते हैं कि 80 किलोवाट, 100 किलोवाट, ये उसका कैपेसिटी कंपोनेंट है जो डेटा सेंटर के लिए बुनियादी ज़रूरत है। अब आगे से उसका जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। कूलिंग में भी इसी तरह, अगर हम चिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो कूलिंग का चिलर होगा, वो कैपेसिटी कंपोनेंट में आएगा, लेकिन उसकी जो पाइपिंग और वॉल्व वगैरह हैं वो उसके बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आएंगे। तो टियर 4 के अंदर ये दोनों सिस्टम, यानी कैपेसिटी कंपोनेंट भी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट भी रिडंडेंट है। इसका मतलब ये है कि 2 बात अवेलेबल है, मुझे फॉल्ट जब आएगा तो मेरा सिस्टम डाउन नहीं करेगा। कॉन्करेंट मेंटेनेबल के अंदर है रिडंडेंसी अवेलेबल है, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट पाथ सारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि ऑल्टरनेट पाथ अवेलेबल है, वो हर वक्त अलाइव नहीं है। फ़र्क ये है कि वो हर वक्त अलाइव नहीं है। इसका मतलब जब मुझे मेंटेनेंस करनी है तो सिस्टम डाउन नहीं करना पड़ेगा, मैं दूसरा पाथ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने कोशिश की, ये थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट था, बट ये इसकी समराइज फॉर्म है। डेटा सेंटर सर्टिफिकेशन के अलावा कंसल्टेंट का क्या रोल होता है कि डेटा सेंटर की एक सर्टिफिकेशन आपने चूज़ कर ली, आप टाइम या टियर 1, दूसरा आपने टियर 4 पे जा रहे हैं, तो कंसल्टेंट की ज़रूरत जो है वो आखिर तक रहती है, या अगर आप इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो आप अपने प्रेमिसेस पे सपोज 20 रैक्स का डेटा सेंटर आप बनाने जा रहे हैं तो आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आप खुद कर सकते हैं सारे का। देखिए 2 तरीके हैं। कंसल्टेंट अगर तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसे की है कि उसने अपने लोगों को ट्रेन कराया है और वो मुख्तलिफ कोर्सेस उन्होंने किए हैं और किसी सर्टिफाइड बॉडी से वो सर्टिफाइड हैं, जो कि मुख्तलिफ जो बॉडीज़ हैं सर्टिफाइड बॉडी करने की, और अथॉरिटीज़ हैं जो कि उनको सर्टिफाई करती हैं, या जिनके कोर्सेज़ हैं, जैसे अप टाइम के अपने सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं, TIA के अपने सर्टिफाइड हैं,
बिग सी की जैसे हम बात कर रहे थे या यूरोपियन स्टैंडर्ड की, उनके लिए अपने सर्टिफाइड कोड हैं। तो अगर तो किसी ने इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन में वो ट्रेंड लोग रखे हैं और फिर उन्होंने डिज़ाइन और बिल्ड के अलावा डेटा सेंटर के ऑडिट की सर्टिफिकेशंस भी की हुई हैं या वो कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं और अब वो इतने वेल वर्स्ड हो गए हैं कि इनकी गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हुए डेटा सेंटर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं ये काम। जनरली जो यूज़र है वो ये काम नहीं कर रहा होता। यूज़र के पास बुनियादी किस्म के सर्टिफिकेशन के लोग हो सकते हैं, उसको उसकी ज़रूरत है, या ऑपरेशनल, क्योंकि नॉर्मली आम ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशन से ज़्यादा कंसर्न होता है। वो यूज़र है बनाने, वो बिल्ड नहीं है। वो अगर सिस्टम इंटीग्रेटर हो तो ठीक है, वो इस तरह की कर सकता है। तो वो सर्टिफिकेशंस करते हैं जो ऑपरेशंस के अंदर काम आती हैं, वो भी अवेलेबल है। तो अगर तो उनके पास लोग हैं तो वो ये खुद कर सकते हैं। लेकिन अब बात यही आएगी कि अगर वो खुद ही यूज़र है और वो ये डिज़ाइन कर रहा है तो उसको बहरहाल OEM की प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी होगी। और एक बात याद रखिए कि हमने जो ये कंपोनेंट डिज़ाइन किए, कोई एक बंदा जो है वो डेटा सेंटर के डिज़ाइन में शामिल नहीं है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ एरिया के, मसलन आपको एक माहिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए, और फिर डेटा सेंटर्स के डिज़ाइन को समझने वाला जो कि इन स्टैंडर्ड के मुताबिक कर सकता है वो भी चाहिए। कोई एक बंदा नहीं होता। डेटा सेंटर को डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल लोगों की टीम मिलकर काम करती है। इसका मतलब है कि इन हाउस आप ये सारे सिस्टम अगर कर रहे हैं और आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं तो ये कोई इतना फिजिबल सिस्टम उसके लिए नहीं होगा। इत्तेफाक ही हो सकता है कि किसी के पास हो। इसका मतलब आपको किसी डिज़ाइन वाले के जाना चाहिए, और आप कंसल्टेंट भी उसके पास जाएंगे जो अकेला बंदा ये काम नहीं कर रहा। उसके पास एक टीम है जो कि सारे एरियाज़ में जानती है और उसके पास एक्सपीरियंस्ड है कि वो ये कर सकता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो कंसल्टेंट हो उसका जो एक्सपीरियंस है वो वेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन उसको हर OEM की प्रोडक्ट्स के बारे में बुनियादी और ज़रूरी मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि जब वो एक डेटा सेंटर डिज़ाइन करे, स्टैंडर्ड्स को तो जानना ऑब्वियसली उसके लिए ऐसा ज़रूरी होगा क्योंकि उसके मुताबिक उसने उसको डिज़ाइन करना है। देन वो उन प्रोडक्ट्स को भी करने का है। ये जो डिज़ाइन है इसको किसी OEM से कंसर्न नहीं है। ये बेसिकली वो डिज़ाइन जो डेटा सेंटर का कर रहे हैं वो इस बेस पे कर रहे हैं कि कंपोनेंट कोई भी हो, वेंडर का हो सकता है, लेकिन डिज़ाइन जो है उसके अंदर ये रेजिलियंस है कि वो इधर कॉन्करेंट मेंटेनेबल हो सकता है, रिडंडेंट हो सकता है, या फॉल्ट टॉलरेंट हो सकता है। तो कंसल्टेंट का रोल बहुत अहम है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा अहम ये हुआ है कि जो कंसल्टेंट को लेने जाए वो कंसल्टेंट की कैपेबिलिटीज़ को अच्छी तरह परख ले। क्योंकि अगर वो किसी ऐसे कंसल्टेंट का इंतखाब कर लेता है कि जो सिर्फ एक एरिया के ऊपर दस्तरस रखता है तो दूसरी तरफ उसको मसला आ सकता है। अगर सर्टिफिकेशन पे जा रहा है तो यस उसको स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड का जानना भी कंसल्टेंट के लिए ज़रूरी है ताकि वो एक ज़्यादा बेहतर रोबस्ट सिस्टम डिज़ाइन कर सके। सही। अच्छा, जो सिलेक्शन ऑफ सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली क्रिटिकलिटी ऑफ द डेटा सेंटर या साइज़ ऑफ द डेटा सेंटर या कमर्शियल या कॉर्पोरेट या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। या आप समटाइम्स यू बाय मर्सिडीज़ बट यू डोंट नीड मर्सिडीज़, कुछ इस तरह की जो है वो स्टोरी है। अच्छा जी, एक तो बहुत ज़रूरी बात ये समझने की है कि डेटा सेंटर का जो साइज़ है वो इन स्टैंडर्ड्स को कि साइज़ से इतना ज़्यादा इसका ताल्लुक़ नहीं है, इसका आपकी बिज़नेस नीड से ताल्लुक़ है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका बिज़नेस और आपका बिज़नेस स्ट्रक्चर, आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप उसके मुताबिक अपनी सर्टिफिकेशन वो लेवल अचीव करेंगे। यानी आपको कितना अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज ये डेटा सेंटर की अवेलेबिलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं सारे। और डेटा सेंटर की अवेलेबिलिटी का कंसर्न ये है कि मेरा डेटा सेंटर पे इन्हिसार है, मेरे काम का इन्हिसार ही डेटा सेंटर के ऊपर है। अगर डेटा सेंटर पीछे से अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन चलनी है, मेरा डेटा प्रोसेस होना है, डेटा स्टोर होना है, और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिलनी है, वो ही नहीं है, तो मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। मसलन अगर आप गौर कीजिए, आप एक ATM पे गए हैं और आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और उस बैंक का ATM डेटा सेंटर डाउन है, या जहाँ से अप्रूवल आनी थी वो डाउन है, तो अब आप वहाँ से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब एक नुकसान तो उसको अपने कस्टमर लूज़ करने का हुआ कि वो नाराज़ हो गया कि यार ये बैंक है, ये एक नुकसान था। दूसरा नुकसान उसका रेवेन्यू भी लॉस कर रहा है। वो जिसकी ATM है ना, वहाँ पर ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन पे भी चार्जेस लेता है, या वो स्विच इस्तेमाल कर रहा है वो उसके चार्जेस हैं। ये एक छोटे
चीज़ है, कईयों के लिए बिजनेस है, लेकिन कस्टमर जाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब इससे हट के देखिए क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ पे अब ये आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सुनते हैं, डेटा ड्रिवन इकोनॉमी की बात सुनते हैं, डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करते हैं। तो ये सारा जो डेटा क्रिएट होता है, देन स्टोर होता है, देन रिप्रोड्यूस होता है, देन ऑर्गेनाइज होता है, तो ये सारा डेटा सेंटर के अंदर हो रहा है। तो आज आप जो एक फ़ोन आपस में इस्तेमाल करते हैं, तो एक जो क्लिक ऑफ वन टच है ऑन एक्चुअली आपके सेल फोन, वो भी एक डेटा जनरेट कर रहा है। और आप जो कुछ की यूज़ कर रहे हैं अपनी नोटबुक पे, वो भी डेटा जनरेट कर रहा है। एक्चुअली आप ATM पे गए हैं तो आपने एक डेटा जनरेट कर दिया जिसकी एक रिकॉर्डिंग चाहिए, बिकॉज वो फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे चले जाए, यूटिलिटी यूज़र है वो बिलिंग को नोट कर रहा है, इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्विस भी कहीं से राउट होकर मैनेज होकर आ रही है। तो आज हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी वाईफाई पे है। मेरे घर की सिक्योरिटी वाईफाई पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कैमरे क्लिक करके मैं अपने देखता हूँ या मेरे वाईफाई कैमरास लगे हैं, तो वो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी उस पर डिपेंडेंट है। इवन अगर मेरा सिस्टम ड्रिवन है, वो डेटा एनालिसिस करके मैसेज भेजता है, तो वो किसी जगह से आ रहा है, तो वो डेटा सेंटर से आ रहा है और उस वाईफाई से वहाँ तक पहुँचेगा। डेटा सेंटर डाउन है, वहाँ से वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। मेडिकल में ये यूज़ हो रहा है, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगी वहाँ सिचुएशन। प्रॉबेबली हमें Tier 4 के डेटा सेंटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऐसी जगहों के ऊपर होगी। तो ये मेरा बिजनेस की जो ज़रूरत है, जो मुझे अवेलेबिलिटी मेरे डेटा सेंटर के ऊपर, रिलायबिलिटी जो है IT के ऊपर, उसको देखते हुए मैं ये डिज़ाइन इस्तेमाल करूँगा कि मुझे किस दर्जे के ऊपर जाके अपने डेटा सेंटर को कितना अवेलेबल बनाना है। क्योंकि ये सारे जो लेवल हैं ये बताते हैं कि हमारा एक साल में कितना, मतलब अगर हो डाउन टाइम होगा तो कितना होगा। तो आप ये देखिए कि हाईएस्ट लेवल जो है वो 5.9 है, ठीक है। 7.9 की बात होती थी, वो अचीवेबल अभी भी नहीं है। यानी इस सारा कुछ करने के बाद भी स्टिल एक रिस्क अवेलेबल होता है। और ये सारा ऐसा है कि क्योंकि ये मैन मेड सिस्टम है, तो परफेक्ट इज़ ओनली गॉड, और दैट इज़ फॉर दोज हु बिलीव ऑन द गॉड। लेकिन जनरली मतलब जो साइज टेक्नोलॉजी को भी देखते हुए वो सारी प्रोबेबिलिटी निकाल के जो Tier 4 भी है, वो भी कुछ डाउन टाइम को ऑलरेडी पहले से ही प्रज्यूम कर रहे हैं कि ये होगा। थैंक यू वेरी मच मुनीस साहब। हम समझते हैं बहुत ही अच्छी डेप्थ नॉलेज कम टाइम में आपने दी डेटा सेंटर सर्टिफिकेशन के हवाले से। नाज़रीन, आज आपने जाना होगा कि डेटा सेंटर की जो सर्टिफिकेशन है वो क्यों ज़रूरी है, और आपका डेटा सेंटर जो है वो कितना क्रिटिकल है आपके बिज़नेस में। अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे डेटा सेंटर अपना मेंटेन कर रहे हैं या आप कमर्शियल डेटा सेंटर मेंटेन कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन हासिल करने का मकसद ये है कि उन स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर आप अपने बिज़नेस को अवेलेबिलिटी जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारा डेटा सेंटर ये सर्टिफाइड है और ये अवेलेबल कर रहा है, ताकि जो आपसे एसोसिएटेड जो कस्टमर्स है वो अपनी जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उसको अवेलेबिलिटी को श्योर करेंगे कि ये सर्टिफाइड है, उनके डाउन टाइम जो है वो मिनिमम 0 के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि डेटा सेंटर का जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हम चाहेंगे इसमें एक वक्तन फ़वक्तन जो है कैटेगराइज होके हम मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करें और आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करें, ताकि आप डेटा सेंटर की कंप्लीट नॉलेज जो है वो हासिल करें। ताकि अगर आप डेटा सेंटर अपना बिल्ड करने चाह रहे हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, और ताकि DW टेक्नोलॉजीज़ के पास पूरी एक्सपर्टीज़ मौजूद है, रेफरेंसेस भी मौजूद है, कंसल्टेंसी की पूरी टीम मौजूद है, और उसके बाद डिप्लॉयमेंट से लेके पूरा डेटा सेंटर बिल्ड करने के लिए पूरी टीम मौजूद है। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा किसी और डेटा सेंटर के टॉपिक के साथ या किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।